रात का वक्त था। ऑस्ट्रेलिया के बंजर रेगिस्तान में एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। दूर दूर तक सिर्फ लाल मिट्टी, सूखी झाड़ियां और हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उस सूने रेगिस्तान को हमेशा के लिए बदल दिया। हवा में एक कराह उठी और फिर अचानक रेगिस्तान में दर्जनों गधों की आवाज गूंज उठी। वो जानवर थे जिनकी आंखों में डर, शरीर पर चोट के निशान और सामने सिर्फ अंतहीन वीरान जमीन। कोई पानी नहीं, कोई घास नहीं, सिर्फ भूख, प्यास और मौत की गंध। ये वही गधे थे जिन्हें कुछ महीनों पहले तक इंसानों ने अपना साथी कहा था, जिन्होंने उनके लिए रेगिस्तान पार किए, गर्मी और पथरीली जमीन पर बोझ ढोया। लेकिन जैसे ही इंसान को मशीनें मिल गईं, इन गधों की जरूरत खत्म हो गई। और फिर एक सुबह कुछ ट्रक आए, दरवाजे खुले और सैकड़ों गधों को रेगिस्तान में छोड़ दिया गया, आजाद कर दिया गया। लेकिन यह आजादी नहीं थी, यह था मौत का सन्नाटा, जो इंसान की लापरवाही से शुरू हुआ था और जिसने धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया के पूरे इकोसिस्टम को खा लिया। ऑस्ट्रेलिया हमेशा से एक रहस्यमयी जगह रही है। यह ऐसा महाद्वीप है जहां प्रकृति ने अपने नियम कुछ अलग बनाए हैं। यहाँ के जानवर दुनिया के किसी और हिस्से में नहीं मिलते। कंगारू, कोआला, वॉम्बैट और प्लेटिपस जैसे अनोखे जीव सिर्फ यहीं पाए जाते हैं। लेकिन इस अलग दुनिया में इंसान ने जब अपने फायदे के लिए दखल देना शुरू किया तो उसने एक एक कर वो बीज बो दिए जिनसे तबाही के पौधे उगने वाले थे। पहले खरगोश, फिर लोमड़ी और फिर बिल्लियां। हर बार इंसान ने सोचा इससे हमें फायदा होगा, पर नतीजा हमेशा विनाश ही रहा। और इस बार वही गलती दोहराई गई, लेकिन एक नए नाम के साथ, डोंकी। साल था 1866। ब्रिटिश साम्राज्य उस समय ऑस्ट्रेलिया के हर कोने को एक्सप्लोर कर रहा था। आउटबैक यानी ऑस्ट्रेलिया का वो विशाल, सूखा और कठोर इलाका जहां तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तक जाता था। वहां ना सड़कें थी, ना रेल मार्ग। सामान और लोगों को ले जाने के लिए किसी मजबूत और सहनशील जानवर की जरूरत थी। शुरुआत में घोड़ों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन जल्द ही पता चला कि ऑस्ट्रेलिया के कई पौधे जहरीले हैं और उन्हें खाने से घोड़े मरने लगे। फिर ब्रिटिश इंजीनियर्स और सैनिकों ने सोचा क्यों ना अफ्रीका और एशिया से गधे लाए जाएं, क्योंकि गधे रेगिस्तानों के राजा माने जाते हैं। वे जहरीले पौधों को भी पचा लेते हैं, कम पानी में जी सकते हैं और घोड़ों से ज्यादा बोझ उठाते हैं। बस फिर क्या था, जहाजों से दर्जनों गधे भारत, मिस्र और अफ्रीका से लाए गए। उनकी गर्दन में रस्सियां बांधी गई और उन्हें ऑस्ट्रेलिया के सूखे इलाकों में काम पर लगा दिया गया। ये गधे थे मेहनती, चुपचाप काम करने वाले, लेकिन इंसान के भरोसे पर टिके रहने वाले जीव। 1900 के शुरुआती दशक तक सब कुछ ठीक चल रहा था। गधे आउटबैक की जान बन चुके थे। वे खाने खोदने वाले मजदूरों का सामान ढोते थे, डाक पहुंचाते थे और कभी कभी ट्रेनों से पहले की लाइफलाइन माने जाते थे। लेकिन फिर आया टेक्नोलॉजी का युग। मोटर गाड़ियां, ट्रक और सड़कें, सब कुछ बदलने लगा। अब इंसान को इन गधों की जरूरत नहीं रही। और फिर वही हुआ जो अक्सर होता है, जब जरूरत खत्म तो रिश्ते भी खत्म। लोगों ने कहा गधों को छोड़ दो, हमें अब इनकी जरूरत नहीं। किसी ने ये नहीं सोचा कि जहां उन्हें छोड़ा जा रहा है वहां पानी तक नहीं है, ना कोई बाढ़ थी, ना कोई सीमा, बस खुला रेगिस्तान। धीरे धीरे वो गधे जंगली बन गए। पहले सैकड़ों, फिर हजारों और फिर लाखों। ऑस्ट्रेलिया में जंगली गधों को फेरल डोंकीज कहा गया। फेरल यानी ऐसे जानवर जो कभी पालतू थे पर अब जंगली हो चुके थे। उनके लिए यह धरती एक स्वर्ग बन गई थी। यहाँ ना शिकारी थे, ना रोकने वाला इंसान। रेगिस्तान विशाल था और उनमें फैलने की क्षमता अद्भुत। एक मादा गधी हर साल एक बच्चा दे सकती थी। बस यही वो बिंदु था जब कहानी ने करवट ली। जो कुछ 100 गधे छोड़े गए थे, अब वो 50 लाख तक पहुंच गए। पूरे ऑस्ट्रेलिया में गधों के झुंड दिखाई देने लगे। शुरुआत में लोगों ने इसे मजाक समझा, अरे कुछ गधे क्या नुकसान करेंगे। लेकिन कुछ ही दशकों में यह मजाक एक राष्ट्रीय आपदा में बदल गया। अब सोचिए, लाखों गधे जब किसी इलाके से गुजरते हैं तो उनके कठोर खुर जमीन को बुरी तरह कुचल देते हैं। मिट्टी ढीली होकर उड़ने लगती है और सॉइल इरोजन शुरू हो जाता है। फिर जब वे रेगिस्तान के वाटर होल्स यानी प्राकृतिक जल स्रोतों पर पहुंचते तो अपने खुरों से किनारे तोड़ देते, पानी में मलमूत्र कर देते और जो थोड़ा पानी बचता वो भी दूषित हो जाता। नतीजा, बाकी सारे जानवर प्यास से मरने लगे। गधे हर तरह की घास, झाड़ियों और यहाँ तक कि पेड़ की छाल तक खा जाते, जिसकी वजह से पौधे उग नहीं पाते और धीरे धीरे आउटबैक की हरियाली गायब होने लगी। यहाँ तक कि कंगारू, वालाबी जैसे नेटिव जीव अपने ही देश में भूख और प्यास से मरने लगे। 1949 तक हालात इतने बिगड़ गए, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया सरकार ने गधों को पेस्ट यानी हानिकारक जीव घोषित कर दिया। लेकिन सवाल था,
इतने विशाल देश में लाखों गधों को कैसे रोका जाए? यह सिर्फ एक पर्यावरणीय नहीं बल्कि राष्ट्रीय संकट बन गया था। ऑस्ट्रेलिया के आउटबैक की जलती हुई रेत पर अब हर सुबह एक नई कहानी लिखी जा रही थी, विनाश की कहानी। सूरज जैसे ही क्षितिज से निकलता, धरती पर धूल और चीखों की आंधी उठ जाती। कंगारू, वालाबी और पक्षी अपने पुराने जल स्रोतों की ओर भागते, पर वहां सिर्फ गधों के झुंड होते, हजारों की संख्या में, जो पानी के आखिरी कतरे के लिए आपस में लड़ते। रेगिस्तान की वह मिट्टी जो कभी शांत थी, अब उनके खुरों से उखड़ चुकी थी। घास गायब हो चुकी थी और झाड़ियां नंगी पड़ चुकी थीं। हवा में सड़ांध धूल और प्यास की गंध फैल चुकी थी। यह वही धरती थी जिसे इंसान ने अपनी सुविधा के लिए इस्तेमाल किया था, और अब वही धरती इंसान से बदला ले रही थी। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और नॉर्दर्न टेरिटरी के इलाकों में गधों की संख्या इतनी बढ़ चुकी थी कि खेत, झीलें और गांव सब प्रभावित होने लगे थे। गधे अब खेती की जमीनें रौंद रहे थे। वे अनाज, चारागाह और पेड़ों को बर्बाद कर रहे थे। उनकी संख्या लाखों में थी और हर साल हजारों नए बच्चे पैदा हो रहे थे। पर अब सवाल था, कैसे रोका जाए इस तेजी से बढ़ती तबाही को? 1950 के दशक में ऑस्ट्रेलियाई सेना और बायो सिक्योरिटी एजेंसियों ने एक अभूतपूर्व योजना बनाई, एरियल कलिंग या एरियल किलिंग। अब रेगिस्तान के आसमान में हेलीकॉप्टर उड़ने लगे, नीचे रेत, ऊपर मशीनें और बीच में भागते गधे। हेलीकॉप्टर से निशानेबाजों को तैनात किया गया जो दूर से ही इन गधों पर गोली चलाते थे। रेगिस्तान की हवा गोलियों की गूंज से भर गई थी। धूल के बादल उठते और गधों के झुंड बिखरते। कुछ गिर पड़ते, कुछ भागने की कोशिश करते और कुछ घायल होकर कराहते रहते, जब तक कि उनकी सांसें रुक नहीं जाती। यह नजारा किसी युद्ध से कम नहीं था। फर्क बस इतना था कि यह युद्ध इंसान और जानवर के बीच था। जहां इंसान अपनी गलती का बोझ जानवरों के खून से धोने की कोशिश कर रहा था, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के किम्बरली रेंजलैंड्स में यह अभियान सबसे ज्यादा हिंसक था। फेज 1 में ही 55,000 गधों को मार गिराया गया। 55,000 जिंदगियां सिर्फ एक सरकारी योजना के नाम पर। रेत का रंग लाल हो गया था। हवा में बारूद और खून की मिलीजुली गंध थी। सरकार के लिए यह सफलता थी, लेकिन धरती के लिए यह एक और अपराध। लोगों के बीच इस पर बहस छिड़ गई। क्या यह जरूरी था? क्या हम उन गधों को मार रहे हैं जिनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने इंसान की दी हुई आजादी स्वीकार कर ली? लेकिन जहां गधों की संख्या कम थी या वे बिखरे हुए इलाकों में थे, वहां एरियल किलिंग काम नहीं कर पा रहा था। तब आई एक नई और कहीं ज्यादा चालाक तकनीक, जुडास डोंकी टेक्निक। इसमें एक गधे को पकड़ा जाता, उसके गले में जीपीएस ट्रैकर या रेडियो कॉलर लगाया जाता और फिर उसे छोड़ दिया जाता था। गधे सामाजिक प्राणी होते हैं, वो हमेशा झुंड की तलाश में रहते हैं। कुछ दिनों में वह ट्रैक किया गया गधा किसी झुंड तक पहुंच जाता था, फिर रेडियो सिग्नल से पूरी लोकेशन मिल जाती और उसके बाद हेलीकॉप्टर पहुंच जाता। एक गधा अपने ही झुंड की मौत का कारण बनता था, इसलिए इसे जुडास डोंकी कहा गया, क्योंकि बाइबल में जुडास वही था जिसने अपने गुरु यीशु को धोखा दिया था। यह तकनीकी कारगर तो थी, लेकिन भावनात्मक रूप से बेहद डरावनी। जैसे इंसान ने अब मशीनों से नहीं, चालों से मारना सीख लिया था। सरकार ने लाखों गधों को मार दिया, लेकिन असर उम्मीद के मुताबिक नहीं निकला, क्योंकि गधों का प्रजनन दर बहुत तेज था। कुछ ही सालों में उनकी संख्या फिर से बढ़ने लगी। वहीं दूसरी ओर कई इलाकों में जहां गधे पूरी तरह खत्म कर दिए गए, वहां अप्रत्याशित घटनाएं होने लगी। जमीन सूखने लगी क्योंकि गधे मिट्टी को खोदकर भूमिगत पानी तक पहुंच बनाते थे। उनकी खुदाई से पानी ऊपर आता, जिससे कई छोटे जानवरों और पक्षियों को जीवन मिलता था। लेकिन जब वे खत्म हो गए तो वह छिपा हुआ पानी भी गायब हो गया। नतीजा सूखा और बढ़ गया। रिसर्चर्स ने पाया कि गधे सिर्फ नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे, वे कहीं ना कहीं मदद भी कर रहे थे। वे पुराने मेगाफोना जैसे विशाल बॉम्बेट या प्रागैतिहासिक घोड़े जो हजारों साल पहले विलुप्त हो चुके थे, उनकी भूमिका निभा रहे थे। वे रेगिस्तान में पानी के नए स्रोत खोल रहे थे, घास को फैलने में मदद कर रहे थे और कुछ इलाकों में तो मिट्टी की नमी को बनाए रखने में भी सहायक थे। यह जानकर वैज्ञानिक हैरान रह गए। जिसे इंसान ने खतरा समझा, वो शायद प्रकृति का संतुलन सुधारने वाला औजार था। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के कुछ इलाकों में अब जंगली गधों का इस्तेमाल खेत सुधारने के लिए किया जा रहा है। किचन स्टेशन नाम की जगह पर स्थानीय किसान और पर्यावरणविद अब इन गधों को मारते नहीं, बल्कि सीमित संख्या में कंट्रोल्ड हर्ड्स बनाकर रखते हैं। वे गधे झाड़ियों को नियंत्रित करते हैं, रेत को सघन बनाते हैं और कुछ मामलों में सूखे इलाकों में नमी वापस लाने में मदद करते हैं। ये वही गधे हैं जिन्हें कभी दुश्मन कहा गया था, अब वही धरती के मददगार साबित हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के जंगली गधों की यह कहानी सिर्फ जानवरों की नहीं, बल्कि इंसान की भूल की कहानी है। क्योंकि हर बार जब इंसान ने प्रकृति के नियमों से छेड़छाड़ की, उसने सोचा कि वह सुधार कर रहा है, पर नतीजा हमेशा विनाश ही निकला। गधों को लाना इंसान का प्रयोग था, उन्हें छोड़ना उसकी मूर्खता थी और उन्हें मारना उसका अपराध।
आज भी ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान की हवा उन गधों की चीखें अपने साथ लिए चलती है जो इंसान की सबसे बड़ी भूल के गवाह बने। ऑस्ट्रेलिया के लाल पीले रेगिस्तान में जहां कभी इस जमीन दरारों से भरी थी और हवा में सिर्फ सूखी मिट्टी की गंध थी, अब हल्की हल्की हरियाली लौटने लगी थी। कहीं दूर से बच्चों की हंसी सुनाई देती थी और हवा में फिर से जीवन की आवाज घुल रही थी। लेकिन इस बदलाव के पीछे जो कहानी थी वो ना किसी सरकार की योजना थी, ना किसी बड़े वैज्ञानिक की खोज। वो कहानी थी उन गधों की जिन्हें इंसान ने कभी बेकार कहकर मार दिया था। जब गधों के बड़े पैमाने पर मारे जाने की खबरें दुनिया तक पहुंची तो दुनिया चुप नहीं रही। अमेरिका से लेकर भारत तक पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने आवाज उठाई। तुमने उन्हें मारा, पर क्या तुमने कभी सोचा कि उन्होंने इस धरती के लिए क्या किया था? सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई, एक गधा जो मरने से पहले अपने बच्चे को छाया दे रहा था। उस तस्वीर ने पूरे ऑस्ट्रेलिया का दिल हिला दिया। सरकार ने तब जाकर एक नया अभियान शुरू किया, प्रोजेक्ट हार्मनी, जिसका मकसद था गधों और इंसानों के बीच फिर से संतुलन बनाना। वैज्ञानिकों ने पाया कि जहां गधों के झुंड अब भी जिंदा थे वहां मिट्टी की नमी बनी हुई थी, क्योंकि गधे अपने खुरों से जमीन में छोटी दरारें बनाते थे जिनसे पानी जमीन के अंदर तक पहुंचता था। यानी गधे अपने आप में रेगिस्तान के इंजीनियर थे। जब गर्मियों में दक्षिण ऑस्ट्रेलिया का तापमान 52 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तो एक छोटे से गांव किम्बर्ली में कुछ किसानों ने पुराने कुएं के पास गधों को छोड़ दिया। उन्होंने सोचा था कि ये जानवर अब भी पुराने रास्ते पहचानते होंगे, वो रास्ते जहां कभी पानी था, और हुआ भी वैसा ही। गधों ने अपनी सूंघने की अद्भुत शक्ति से रेत के नीचे वह जगह खोज निकाली जहां मिट्टी में नमी थी। उन्होंने वहां अपनी पैरों से खोदना शुरू किया और कुछ ही घंटों में पानी निकल आया। वो दृश्य ऐसा था जिससे देखकर गांव के बुजुर्ग रो पड़े। उन्होंने कहा, जिन्हें हमने बोझ कहा था वही आज जीवन दे रहे हैं। धीरे धीरे आसपास के इलाकों में भी यह खबर फैल गई। गधों को मारा नहीं गया, बल्कि संरक्षित क्षेत्र यानी कि सेंचुरी में रखा गया। उनके झुंडों के कारण नमी वापस आई, घास उगी और कुछ सालों में छोटे पेड़ भी पनपने लगे। इंसानों ने तब जाना कि प्रकृति की हर रचना का एक कारण होता है। गधों ने ऑस्ट्रेलिया को यह सिखाया कि कमजोर दिखने वाला जीव भी धरती का रक्षक हो सकता है। और यह कहानी सिर्फ ऑस्ट्रेलिया तक सीमित नहीं रही। अफ्रीका के केन्या में, भारत के राजस्थान में लोगों ने गधों के संरक्षण के लिए छोटे अभियान शुरू किए। बच्चों को स्कूलों में सिखाया जाने लगा कि गधा सिर्फ मजाक का पात्र नहीं, बल्कि धरती के जल चक्र का हिस्सा है। कई डॉक्यूमेंट्री बनी, डेजर्ट हीलर्स, द फॉरगॉटन गार्डियंस, जिन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया कि कैसे इंसान की गलतियां एक जानवर की विनम्रता से सुधर सकती हैं। उस दिन से ऑस्ट्रेलिया के स्कूलों में एक नई प्रतिज्ञा शुरू हुई, हम कभी किसी जीव को बेकार नहीं कहेंगे, क्योंकि हर जीवन इस धरती की धड़कन है। रेगिस्तान अब सिर्फ रेत का मैदान नहीं रहा, वह एक जीवित किताब बन गया जिसमें गधों की कहानी हमेशा के लिए लिखी गई। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।